नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, एक ऐसा शो जहां पर हम देते हैं आपको आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई सलाह। फिर आप चाहे निवेश करना चाहते हो या फिर अपना खुद का घर खरीदना चाहते हो, तमाम बातें हम आपके साथ करते हैं प्रॉपर्टी गुरु में। साथ ही आपको बताते हैं प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा हाल। तो चलिए करते हैं आज के इस शो की शुरुआत। और आज हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में पधारे हैं इजी टू ओन के परेश कारिया साहब। परेश जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए परेश जी के साथ शुरुआत करते हैं इस सवाल जवाब के सिलसिले की। लेते हैं अपने पहले कॉलर को, जो कि है विवेक पोवले साहब, पुणे से कॉल कर रहे हैं। विवेक जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार परेश जी। मैं पुणे में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। मेरा बजट है 40 to 50 lakhs और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि बाणेर या फिर केशव नगर मुंडवा उस तरफ मैं फ्लैट लेना चाहता हूँ। बाणेर में 1 BHK आता है और केशव नगर में 2 BHK। सो आपका इसके ऊपर क्या सजेशन होगा? पूना का मेन इकोनॉमिक ड्राइवर आज है आईटी इंडस्ट्री, जो कि पूना ईस्ट में और वेस्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है। ईस्ट में जो एरिया है खराड़ी और हड़पसर, विच आर मेजर आईटी हब्स, और वेस्ट में आपका हिंजेवाड़ी है। तो आपने ये एक जगह जो चुनी है वो ईस्ट में है, केशव नगर मुंडवा, और दूसरी जगह बानेर में है। तो ये दोनों लोकेशन सही लोकेशन है। अभी इसे कंपेयर करने जाए तो इन टर्म्स ऑफ लोकेशन वाइज कंपेयर करेंगे तो जो केशव नगर और मुंडवा लोकेशन है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये खराड़ी और हड़पसर के बीच में है। और बाकी जो पूना के मेन एरियाज़ है जैसे कि नगर रोड, कल्याणी नगर, कोरेगांव पार्क, ये भी यहाँ से काफ़ी एक्सेसिबल है और क्लोज बाय है। और दूसरी तरफ अगर आप बानेर की बात करते हैं तो वो वेस्ट पूना में आता है और इट इज़ वेरी क्लोज टू हिंजेवाड़ी आईटी पार्क, जो कि पूना का सबसे बड़ा आईटी पार्क है। इसके अलावा ये बॉम्बे पुणे हाईवे से भी नज़दीक है, सो एक्सेसिबिलिटी टू मुंबई भी अच्छी है यहाँ पे। और बानेर एज एन लोकेशन इज़ ऑलरेडी काफ़ी डेवलप हो चुका है। यहाँ काफ़ी सारे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स है और एवरेज रेट यहाँ पे 6,000 या उससे ऊपर चल रहा है। नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, जो केशव नगर मुंडवा में रेट है 4,000 का रेट है कंपेयर टू बानेर विच इज़ 6,000। तो हमें लगता है कि पोटेंशियल केशव नगर में पोटेंशियल, क्योंकि रेट बेस रेट कम है, उसका अप्रिसिएशन का पोटेंशियल ज़्यादा है और आपको कंपेयर टू बानेर यहाँ पे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल सकता है। नाउ एज फार एज इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो है, बानेर में आपके बजट में आपको 1 BHK अपार्टमेंट मिल सकता है। बानेर में ऑप्शंस आपके पास काफ़ी है क्योंकि काफ़ी सारे बड़े रेप्यूटेड डेवलपर्स यहाँ पे है जो बड़े प्रोजेक्ट्स, लार्ज गेटेड कम्युनिटी, मिनी टाउनशिप, इस तरह के प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। और दूसरी तरफ केशव नगर है, यहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो लोकल डेवलपर्स डेवलप कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा किस टाइप का आपका प्रोजेक्ट चाहिए। हमारा एडवाइस है, आप प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो मुंडवा केशव नगर में पोटेंशियल ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में काफ़ी मदद मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। एक ईमेल अब हमारे पास है धर्मेंद्र कुमार साहब का, पुणे से इन्होंने भेजा है और ये पूछना चाहते हैं कि इनको 1,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदना है। मुंबई माफ़ कीजिए, बेंगलुरु में लें या पुणे में लें, ये कन्फ्यूजन है। बजट करीब 15 लाख रुपए है इनका, उसके आसपास का। तो अब एक प्लॉट खरीदना है यहाँ पर परेश जी, उसके लिए पुणे बेहतर शहर होगा या लैंड एप्रिसिएशन बेंगलुरु में ज़्यादा होगा? 15 लाख रुपए का बजट है। पूना में देखिए प्लॉट्स इतने पॉपुलर है नहीं, पूना में फ्लैट्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। तो अगर ये प्लॉट्स देख रहे हैं, इनके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो गए और ये बजट में उन्हें अगर नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट चाहिए, रेजिडेंशियल प्लॉट चाहिए, तो पूना सिटी में तो मिलना मुश्किल होगा। उन्हें थोड़ा बाहर जाना होगा, जैसे कि तालेगांव। यहाँ पे काफ़ी रेप्यूटेड डेवलपर्स NA प्लॉट्स बेच रहे हैं और उनके बजट में इनको मिल सकता है। अगर ये प्योरली इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो पूना में हिंजेवाड़ी आईटी पार्क है, उसके आसपास काफ़ी सारे विलेजेस हैं जहाँ पे इनको एग्रीकल्चर प्लॉट्स मिल सकते हैं और ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल सकते हैं। और यहाँ पे ये विलेजेस को पिंपरी चिंचवड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मर्ज करने की अभी बात चल रही है। अगर वो हो जाता है तो यहाँ पे प्राइस भी काफ़ी बढ़ सकते हैं और ये बिल्कुल हिंजेवाड़ी आईटी पार्क से बिल्कुल करीब है। बहरहाल इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं, बहुत सारे जवाब बाकी हैं, तो आप भी कहीं मत जाइए। हम तुरंत हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम दे रहे हैं आपके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल और जवाब दे रहे हैं यहाँ पर परेश कारिया साहब इजी टू ओन के। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र सिंह साहब हैं अब मुंबई से फोन लाइन पर हमारे साथ। सुरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? सर मुझे 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कल्याण, बदलापुर या करजत, विच विल बी अ बेटर ऑप्शन? जी, तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही आप 20 लाख रुपए लगाना चाहते हैं। अब कल्याण, जी, बदलापुर या फिर करजत, तीनों में से कहाँ निवेश करें? तो जी पूछना चाहता हूँ कि करजत ज्यादा सही होएगा या बदलापुर ज्यादा बेटर होएगा? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर सर करजत या फिर बदलापुर, दोनों में से कौन सी जगह अच्छी रहने वाली है और 20 लाख रुपए का बजट है? देखिए, इसमें बिटवीन करजत एंड बदलापुर आप देखेंगे तो ये करजत है जो बदलापुर के काफ़ी आगे है और वहाँ पे डेवलपमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। वेरस बदलापुर है वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं, काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे आपके बजट में आपको ऑप्शंस भी काफ़ी मिल सकते हैं। सो बिटवीन बदलापुर एंड करजत हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप बदलापुर में देखिए। ये ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश्ड रेसिडेंशियल जोन है, यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह ऑलरेडी मौजूद है और नए प्रोजेक्ट्स आने के कारण यहाँ पे और भी आगे लिवेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। तो और ट्रेन से भी ये बदलापुर करजत से पहले आता है। तो ऑल ये सब देखते हुए यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 2 से 3 साल के लिए अगर आप देख रहे हैं तो बदलापुर इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। यहाँ पे आप एक पोदार ग्रुप का एवरग्रीन समृद्धि प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपके बजट में आपको 1 BHK एज वेल एज 2 BHK ऑप्शंस आप देख सकते हैं। चलिए सुरेंद्र जी, तो यहाँ पर अब आपके लिए शायद चॉइस क्लियर होगी कि बदलापुर और करजत दोनों में से आपको चूज करना है। तो बदलापुर आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। कुछ हाउसिंग ऑप्शंस भी वहाँ पर आपको दे दिए हैं परेश जी ने। तो एक बार जरूर जाइए बदलापुर, देखिए और चीज़ों को समझिए और अपने अच्छी तरह से ड्यू डिलिजेंस करने के बाद जरूर निवेश करें। आगे बढ़ेंगे। अब हमारे साथ हैं वरुण कुमार साहब, अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। वरुण जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं ये जानना चाहता था कि 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है मुझे जी, और टिटवाला और बदलापुर के बीच में, इन दोनों के बीच में आप क्या रिकमेंड करेंगे मुझे जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट? और मेरा पीरियड है लगभग 3 साल से 5 साल तक का, मैं देख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट को। जी जरूर। तो 20 से 30 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं वरुण कुमार साहब। बदलापुर की बात अभी हमने की, लेकिन इस बार कंपैरिजन कर रहे हैं टिटवाला के साथ। तो अभी भी आपको लगता है कि बदलापुर ही बेहतर ऑप्शन होगा और 5 साल का होराइजन इनके पास है? राइट। देखिए, टीटवाला जो और बदलापुर है ये दोनों कल्याण के बाद आते हैं। जो टीटवाला है वो कल्याण के बाद कसारा वाला जो लाइन है, रेलवे लाइन, उस पे आता है और बदलापुर करजत वाली लाइन पे आता है। और टीटवाला में डेवलपमेंट लिमिटेड है, वहाँ पे रेट भी थोड़े कम है लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट कम है कंपेयर टू दैट। बदलापुर में काफ़ी सारा, जैसे हमने डिस्कस किया पहले, वहाँ पे काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो रहा है और कल्याण के बाद हमें लगता है कि सेंट्रल साइड पे जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा, रेसिडेंशियल डेस्टिनेशन, वो बदलापुर इमर्ज करके आएगा। तो बिटवीन टिटवाला एंड बदलापुर हमारा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप बदलापुर में देखिए। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है, हमने देखा है कि लिवेबिलिटी तो है ही और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है क्योंकि MIDC है, काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, फार्मा कंपनीज़ है, उनके प्लांट्स है। तो आगे चल के बदलापुर का पोटेंशियल ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर प्रॉपर्टी गुरु में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, कहीं मत जाइए। प्रॉपर्टी गुरु में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज प्रॉपर्टी गुरु में हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान जिनसे हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में, हाउसिंग लोन्स के बारे में और ओवरऑल क्या पिक्चर बन के आ रही है और आपके लिए क्या खास टेक अवे, इन सारी बातों का ये सारी बातचीत होगी। हमारे साथ आज हैं स्टूडियो में मौजूद PNB हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय गुप्ता साहब। स्वागत कीजिए उनका हमारे साथ। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। पहला सवाल हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर जिसने हाल फिलहाल में बहुत अच्छा वक्त नहीं देखा है, इस वक्त स्थिति क्या है जब हम नए साल में आ गए हैं और आगे आपको कैसा लग रहा है? मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत ही एक स्टेबल फेज है और ये रहेगा 2-2.5 साल। इसमें मेन जो हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि डिप आया है वो लग्जरी मार्केट में आया है या प्रीमियम सेगमेंट में आया है। मास हाउसिंग में
अभी भी सेल्स हो रही हैं और उसी के मारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स जो हैं हम लोग अपनी क्रेडिट ग्रोथ दिखा रहे हैं। अभी तक फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने अबाउट 22% ग्रोथ दिखाई है, विच इज़ वेरी गुड। एंड बैंक्स ने अबाउट 20% ग्रोथ दिखाई है हाउसिंग फाइनेंस में। एंड मार्केट स्टेबल है, कोई इसमें डर की बात नहीं है। एक्चुअल यूज़र मार्केट में है, इन्वेस्टर बाहर है। यस, जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें सप्लाई बहुत है और उतनी खास हम डिमांड नहीं देख रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि काफ़ी बड़ा, क्योंकि क्षेत्रफल है भारत का और कई और महत्वपूर्ण शहर हैं जहाँ पर रियल एस्टेट में काफ़ी इस समय कामकाज हो रहा है, तो वो कौन से शहर होंगे जहाँ आपकी नज़र रहेगी, जहाँ आपको लगता है कि बेहतर होने वाला रियल देखिए, पूना बहुत अच्छा है हमारे लिए और इंडस्ट्री के लिए भी। बैंगलोर में बहुत अच्छा ऑब्जॉर्प्शन है, ओवरहैंग काफ़ी कम है। ऐसे ही चेन्नई में ऑब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है। हैदराबाद में 2 पॉलिटिकल कंडीशन थोड़ी सी अनस्टेबल हुई थी, हम लोग सब थोड़े बहुत डरे भी थे, मगर ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। ये जो माइक्रो मार्केट्स हैं, अगर इनको देखा जाए तो ये हिंदुस्तान में अबाउट 60 से 65% की सप्लाई इन 6-7 मार्केट से आती है। कैलकाटा भी ठीक ठाक कर रहा है, तो ये मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी स्टेबल है। टियर 2, टियर 3 सिटीज़ पूना, लखनऊ, कानपुर, फिर आप इधर आ जाइए नागपुर साइड में, रायपुर, वेरी स्टेबल मार्केट। ऐसे ही अपने कोयम्बटूर आप देखिए, साउथ में त्रिवेंद्रम, कोचीन में लग्जरी होम्स में वहाँ पे यस ओवरहैंग है, मगर मिड सेगमेंट हाउसिंग जो कि 3,500 से 4,500 रुपये स्क्वायर फुट है, दे आर सेलिंग वेल, उसमें कोई हमारे को ऐसा खतरा नहीं दिखता है। एंड मेरे ख्याल से दिस इज़ अ ईयर फॉर होम बाइंग, राइट, एंड नॉट इन्वेस्टमेंट। चलिए, जिन लोगों को अपना घर खरीदना है बहुत उचित समय है। राइट, तो आप कह रहे हैं कि ये साल घर खरीदने के लिए उपयुक्त है, और जब घर खरीदने की बात आती है तो बात आती है होम फाइनेंस की। बिल्कुल सर। तो उस सिनेरियो में आप क्या कहेंगे इस वक्त क्या स्थिति है लोग लोन लेने के प्रति, क्योंकि हमने देखा कि जो आर्थिक हालात हैं देश या दुनिया के थोड़े से अनुकूल रहे, बहुत अच्छे नहीं रहे, लोग थोड़ा पीछे हट रहे हैं, अपना डिसीजन थोड़ा होल्ड कर रहे हैं, लेकिन अब क्या ट्रेंड दिख रहा है? देखिए, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ। अगर एक परिवार अपना उद्योग या अपनी नौकरी में संतुष्ट है, स्टेबल है, तो ये बहुत अच्छा समय है घर खरीदने के लिए। अगर उसका उद्योग में या उसकी नौकरी में वॉलेटिलिटी है तो प्लीज़ मत खरीदिए, क्योंकि होम लोन जो है वो आपकी पूरी सेविंग्स, जब आप घर खरीदते हैं आपकी पूरी सेविंग्स भी चली जाती है, क्योंकि कोई 100% फाइनेंस करता नहीं है, 75%, 80% हम लोग फाइनेंस करते हैं। तो अगर स्टेबल है, दिस इज़ द राइट टाइम। प्राइसेस बिल्कुल ठीक हैं, खूब सारे डील्स हैं, खूब सारा नेगोशिएशन के लिए बैंडविड्थ है। प्लस आज के दिन में वो स्थिति नहीं है जो कि 2-3 साल पहले थी, कि आप सुबह देखने गए, एक घर आपको पसंद आया, जब तक आप अपने परिवार वालों को लाए, डेवलपर ने कहा साहब वो तो बिक गया और पूरी सेल हो गई, तो आप यहाँ पे देखिए ही नहीं, अगला प्रोजेक्ट 1 साल बाद देखिएगा। तो बहुत समय भी मिल रहा है डिसीजन मेकिंग के लिए, एंड इट इज़ द राइट टाइम टू बाय योर होम। जी, नॉट हाउस बट अ होम, आई वुड से। एक बड़ा फैक्टर है जो कि लोगों की सोच को इम्पैक्ट डालता है, वो है इंटरेस्ट रेट का फैक्टर। और हम देख रहे हैं कि एक दबाव आरबीआई पे था कि महंगाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो इंटरेस्ट रेट पर हमने देखा कि एक थोड़ी ऊंचाई पे बने हुए थे, लेकिन अब थोड़ा सा प्रेशर कम होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रोथ के ऊपर भी थोड़ा फोकस बढ़ाने की बात हो रही है। लगता है कि आने वाले समय में बढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन ये भी उम्मीद है कि शायद कम हो जाए। आपको लगता है उससे कोई लोगों की टेंडेंसी, खरीदारी, इन तमाम चीज़ों पर असर पड़ेगा? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो स्थिर है, मगर एक और भी मैं सुझाव दूंगा जो लोग अपना घर ऋण के द्वारा खरीदना चाहते हैं, कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको फिक्स रेट मिलता है, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का। आप मेरे ख्याल से कम नहीं तो शुरू में 3 साल या 5 साल का फिक्स रेट लेना चाहिए, जिससे कि ये वॉलेटाइल सिचुएशन से आप व्यक्तिगत रूप में बचें, और जो भी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या लेंडर है वो उसको ऑब्जॉर्व कर ले, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस हम लोग ज़्यादा रिस्क ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी रखते हैं, ना कि एक परिवार। एंड उसके बाद वो फ्लोटिंग हो जाता है। ये कोई टीजर लोन वगैरह नहीं है, तो मत डरिए, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी एहतियात से ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और जो कि लॉन्ग टर्म लोन को रखना चाहता है उसके लिए तो 10 साल का अगर फिक्स रेट मिलता है तो बिल्कुल 10 साल का फिक्स रेट लीजिए आप। राइट।
चलिए अब हम बात करेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की। जैसा हमको हमारे पास जो आंकड़े हैं कि पिछले 2 साल आपने बहुत तेज़ी के साथ तरक्की की है, तो उसके लिए तो बधाई। और दूसरा ये कि आप आगे चलते हुए आपकी क्या प्लानिंग है? कुछ खास आप देख रहे हैं, कुछ खास टारगेट कर रहे हैं, कुछ खास सेगमेंट्स हैं, किस तरीके से आगे बढ़ने के प्लान्स हैं? मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में हिस्ट्री पे ले जाता हूँ। 2009 में पीएनबी बैंक, जो हमारी देश की सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, उसने अपना स्टेक थोड़ा सा डाइवर्स करा था, पहले 26% और बाद में 23%, तो 49% अब एक प्राइवेट इक्विटी के पास है। तो हम लोगों ने एक बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक्सरसाइज शुरू करी थी 2010 में, जो कि हम लोग काफ़ी कामयाब हुए हैं। 2011 से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसी के मारे आप ये सारे चेंजेस पीएनबी एचएफएल या पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में देख रहे हैं। हम लोगों ने अपने बैक एंड प्रोसेसेस बहुत स्ट्रॉन्ग करे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग करा है, अपने सिस्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग करे हैं। हमारे जो लोग हैं वो मार्क टू मार्केट इंडस्ट्री के लोग हैं अब, जो कि मॉर्गेज इंडस्ट्री में बहुत सालों से, जैसे अब मैं ही हूँ, पिछले 25-26 साल से केवल एक इंडस्ट्री में हूँ। तो उससे जो है हम लोगों ने अपने को एक बहुत अच्छे ढंग से पोजीशन करा है या रीपोजिशन अपने ब्रांड को करा है इस मार्केट में। बहुत ही एक रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अब ये। वी आर नाउ प्रिपेयर टू टेक न्यू चैलेंजेस। हमारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल मार्क टू मार्केट है, हमारी क्रेडिट अंडरराइटिंग पॉलिसीज मार्क टू मार्केट हैं, हमारा बैक एंड प्रोसेस, कस्टमर सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। जबकि हमने अपनी ब्रांचेस उतनी नहीं बढ़ाई है, मगर हम जिस मार्केट में उसमें हम पेनिट्रेट ज़्यादा कर रहे हैं। हम एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मगर हमारा जो अपने कस्टमर्स के प्रति अब भाव है या सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं, वो वही हैं जो एक प्राइवेट सेक्टर जी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत के होते हैं। महत्वपूर्ण है। जैसे डोर स्टेप सर्विस जी। हमारे यहाँ यूनिक है, राइट। कि हम पब्लिक सेक्टर कंपनी होते हुए भी हम कस्टमर को एट हिज और हर कन्वीनियंस, जहाँ पे भी वो चाहते हैं वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आमतौर पे जब ये होता है कि आपको लोन लेना है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक या सरकारी बैंक के लिए लोगों का ये थोड़ा मानना होता है कि बहुत मुश्किलात जाएंगी और उतनी आसानी से शायद नहीं मिल पाएगा, और यहीं शायद प्राइवेट सेक्टर के बैंक लीड ले लेते हैं। विपिन, मैं ये कहूँगा कि हमारा जो एक ये नया बिजनेस मॉडल है, एक बहुत कामयाब मॉडल है। हमारे पास स्टेबिलिटी पब्लिक सेक्टर की है, सेकेंड लार्जेस्ट बैंक की हमारे पास स्टेबिलिटी है, हम उसी के सब्सिडरी हैं। और हमारे पास जो, जैसे मैंने बताया, तौर तरीके, प्रोडक्ट्स, अंडरराइटिंग प्रोसेसेस एक्सेट्रा, लोग बाग हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अब आप जैसे देखिए, इसी साल में सब लोगों ने जो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बदले हैं वो 2 से या 3 बार बदले हैं, मगर हम लोगों ने एक बार बदला, वो भी केवल 25 बेसिस पॉइंट्स पर। दो अभी भी हम लोग काफ़ी छोटे हैं, मगर 10 साल का फिक्स रेट हमारा बहुत पॉपुलर है। हर एक महीने अबाउट 30% ऑफ आवर न्यू कस्टमर्स ऑप्ट फॉर दिस प्रोडक्ट। और अब हम लोग नए साल में आए हैं तो 3 और 5 साल का भी फिक्स रेट लेके आ रहे हैं जी। जो लोग चाहते हैं कि वो प्रीपे कर देंगे, या उनके बिजनेस प्लान्स है, या उनको कहीं से पैसा उनका मैच्योर होके आने वाला है, वो सोचते हैं हम प्रीपेमेंट वगैरह कर देंगे, वो 3 साल का फिक्स रेट ले लें, 5 साल का फिक्स रेट ले लें। मगर मैं हमेशा ये कहूँगा कि थोड़ा कंजर्वेटिव वे में चलिए। सारी की सारी आप अपनी सेविंग्स लगा देते हैं इस घर को बसाने के लिए, अपना लोन लेते हैं, तो जरा थोड़ा कंजर्वेटिव चाहिए, तो वो एक सुविधा बहुत मिलती है इस टाइप के मॉडल से। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल, अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं या कितना बड़ा होता देख रहे हैं? विपिन, बहुत मुश्किल